अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज बेटा हम डिस्कस करेंगे पेपर 4 टू मार्च 2026, वन ऑफ द रिसेंट पेपर टिल नाउ। इफ यू आर अपियरिंग फॉर द एग्जाम तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। स्टार्ट करते हैं बेटा। हमारे पास सबसे पहले एग्जामिनर पूछ रहा है डिफाइन ट्रांजिशन एलिमेंट। बेटा डेफिनेशन को प्रॉपरली डिटेल में लाजमी लिखा करेंगे। आपको पता है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट होती हैं। डेफिनेशन में आप लिख दें वेल एंड गुड, ना लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं। जो मेन डेफिनेशन है वो ये है, एलिमेंट हैविंग इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल। अच्छा, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में एस लिख दिया। इन वन और मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। याद रखिएगा, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू राइट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सारी चीजें आपने लिखनी है जी। नेक्स्ट एग्जामिनर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम की बात कर रहा है। आपको आइडिया होगा, क्रोमियम एंड कॉपर आर एक्सेप्शनल केसेस। क्रोमियम का प्रोटॉन नंबर होता है 24, क्रोमियम इज 3d5 4s1। वैसे तो आपको पता है ना, पहले 4s2 होता है और फिर रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन 3d में जाते हैं, बट दिस इज नॉट फॉर क्रोमियम एंड कॉपर। कॉपर इज आल्सो 3d10 4s1। अब बेटा यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, बच्चे अक्सर पूछ रहे होते हैं कि सर इन्हें हम कैसे लिखें। बेटा हाफ हेडेड एरो हम यूज करते हैं। आप सिलेबस यूनिट 1 3.7 अगर आप देखेंगे तो आपको प्रॉपरली आइडिया भी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन 1 1 1 1 और 4s में 1, इसमें वैसे 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, 3d(z²) इसकी शेप सबसे आसान है, क्योंकि ये बेटा आप यहाँ पे एक p ऑर्बिटल की तरह ऑर्बिटल बना लेते हैं एंड देन वी आर मेकिंग रिंग ओवर हियर एज वेल। ये बेटा हमारे पास आ जाता है, दैट इज 3d(z²) आपके पास। बिल्कुल सिंपल सी चीज। अब बेटा हम यहां पे आ जाते हैं। एग्जामिनर कह रहे हैं स्टेट 2 रीजन एक्सप्लेन व्हाई क्रोमियम कंपाउंड्स कैन बिहेव एज ए कैटलिस्ट। अब बेटा यहां पे एग्जामिनर ने क्रोमियम कंपाउंड कहा है। हो सकता है किसी और पेपर में एग्जामिनर आपसे इसी पैटर्न पे कहे जी कि जी आयरन कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड, एनीथिंग लाइक दिस। तो यू मस्ट हैव आइडिया, हम जब कभी भी बात करते हैं इसकी तो आपको प्रॉपर रीजंस का पता होना चाहिए। सबसे पहली रीजन जो होती है वो हम कहते हैं कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आप सोच रहे होंगे सर इस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या कमाल है जी। आपको पता है ना, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मीन they can easily oxidize and reduce from one form to another form. याद रखिएगा, जैसे आप पढ़ते हो ना S2O8 -2 reacting with iodine, iron 2 positive ion or iron 3 positive ion act as a catalyst. That is because of variable oxidation state. This is very very important as well. बेशक आप यहां पे लिख सकते हो easily reduce or oxidize from one oxidation state to other. अब बेटे जो दूसरे नंबर पे हमारे पास इसकी रीजन होती है वो होती है एम्प्टी डी ऑर्बिटल। ऐसे डी ऑर्बिटल विच कैन फॉर्म डेटिव बॉन्ड, इसके लिए टर्म यूज की जाती है एनर्जेटिकली एक्सेसिबल। तो आप यहां पे लिख सकते हो empty d orbitals form dative bonds with ligands। आपको पता है ना, जितने हमारे पास हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट होते हैं, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट के लिए कंपलसरी होता है कि जो रिएक्टेंट होता है इट मस्ट बी एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट।
एडजॉर्प्शन होनी चाहिए। ड्यू टू एडजॉर्प्शन के लिए एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है जो कि वीक बॉन्ड बनाता है, और ये बेटा हमारे पास सिचुएशन होती है। तो ये बेटा दोनों लाजमी रखनी है। ये बल्कि पेपर 4-1 और 4-3 जो भी आप उसको देखिएगा दोनों सेम थे। हमारे पास नवंबर 2025 क्वेश्चन नंबर 5 में भी आ चुका है जी, चेक कर लीजिएगा। खैर अब बेटा हम यहाँ पे आ जाते हैं। एग्जामिनर हमें कह रहे हैं जी कि हमारे पास ये लिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। पहले नंबर पे तो वो कह रहे हैं डिफाइन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंक्लूडिंग आपके पास डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टैंडर्ड कंडीशन। अब देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेसिकली सेल की ईएमएफ होती है। When unknown electrode is coupled is connected with standard hydrogen electrode, और आप स्टैंडर्ड कंडीशन वहां पे वो करते हो। तो आप बेशक यहां पे से और थोड़ा सा स्पेसिफिक और डिटेल में अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो वोल्टेज, और यू कैन यूज पोटेंशियल डिफरेंस। आप ईएमएफ ऑफ सेल भी लिख सकते हो जी, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ हाफ सेल। अब हम यहां पे हाफ सेल को कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर्ड विथ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये बेटा 1 स्कोर के लिए। अब सेकंड स्कोर के लिए आप यहां पे लिख रहे हो 298 केल्विन, 101 किलो पास्कल and 1 mole per dm cube। कंसेंट्रेशन ऑफ आयन, जितने भी आयन्स होंगे उन सब की कंसेंट्रेशन की है। अच्छा आप अगर पुराने पेपर देखेंगे ना वहां पे आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा EMF ऑफ सेल व्हेन टेस्ट इलेक्ट्रोड। टेस्ट इलेक्ट्रोड से मुराद होता है इलेक्ट्रोड विद अननोन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कपल्ड विद standard hydrogen electrode and rest you will write the standard condition exactly same as well। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको प्रॉब्लम ना हो। आप कोई भी पेपर देखें यू मस्ट हैव आइडिया कि ओके एग्जामिनर इस तरीके से भी हमसे पूछ सकता है जी। नेक्स्ट हमें एग्जामिनर कह रहा है एक्सप्लेन फुली विद द रेफरेंस ऑफ रेलिवेंट डाटा फ्रॉम द टेबल 1.1 why the solution of chromium 2 positive ion needed to be stored in आपके पास एटमॉस्फेयर ऑफ आर्गन इंस्टेड ऑफ एयर। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे एग्जामिनर हमें कह रहा है कि हम इसे इंस्टेड ऑफ एयर आर्गन विच इज इनर्ट उसमें क्यों स्टोर करना चाह रहे हैं। आंसर इज वेरी सिंपल। अगर आप यहां पे देखें पहले नंबर पे तो पहली चीज यहां पे देखिएगा, यहां पे लिखा हुआ है एक्वस। एक्वस मीन वाटर। एयर से मुराद क्या है बेटा आपके पास ऑक्सीजन। अब अगर आप ऑक्सीजन की इक्वेशन देखें यू कैन यूज दिस वन। अच्छा इस इक्वेशन में ये एसिडिक कंडीशन के लिए। अब यहां पे ना एग्जामिनर ने क्रोमियम 2 पॉजिटिव एसिडिफाइड मेंशन नहीं किया, मीन वी डोंट हैव H पॉजिटिव आयन फ्रॉम द एयर। लिसन इट केयरफुली, आप लिखोगे एग्जामिनर रॉन्ग नहीं करेगा क्योंकि ऑक्सीजन इज आल्सो फ्रॉम द एयर, बट द बेस्ट थिंग इज दैट check the available reactant। What mean by available reactant? Oxygen from air, chromium 2 positive and water from aqueous solution। अब बेटा अगर आप गौर से देखें तो ऑक्सीजन वाटर दिस थिंग, ये बेटा हमारे पास सारी चीजें, यानी ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर विल रिड्यूस, दिस इज ई नॉट वैल्यू। मैं फिर से कह रहा हूं कोई बच्चा इसे भी यूज कर सकता है लेकिन टेक्निकली दिस इज इन एसिडिफाइड कंडीशन। अच्छा ये अगर रिड्यूस हो रहा है तो क्या क्रोमियम 2 पॉजिटिव ऑक्सीडाइज हो सकता है? आंसर इज यस। ये देखिएगा क्रोमियम 2 पॉजिटिव ऑक्सीडाइज। आपको कैसे पता चला? इट्स ई नॉट वैल्यू इज दिस। तो यू कैन राइट ई नॉट ऑफ ऑक्सीजन वाटर स्लैश OH नेगेटिव। बेटा मैं फिर से कह रहा हूं यू कैन यूज दिस वन एज वेल, यानी यू कैन यूज ई नॉट ऑफ ऑक्सीजन एसिडिफाइड H2O एज वेल, बट दिस इज बेटर आपके पास क्योंकि आपके पास रिएक्टेंट में H पॉजिटिव आयन अवेलेबल नहीं है। इसकी बेशक वैल्यू लिख दें,
अगर आप ये यूज करोगे तो इसकी वैल्यू है +0.40 is more positive than E naught of chromium 3 positive slash chromium 2 positive, बेशक इसकी वैल्यू को भी लिख दें -0.41. So oxygen can easily oxidize chromium 2 positive into chromium 3 positive. अच्छा, आप E naught ऑफ सेल भी कैलकुलेट कर सकते थे. E naught ऑफ सेल आपके पास जाता है रिडक्शन 0.40 माइनस इंटू माइनस 0.41, ओवरऑल आंसर इज 0.81. और अगर आप में से कोई भी बच्चा ये वाली वैल्यू यूज कर रहा है, देन E naught वैल्यू विल बी मोर पॉजिटिव. The only thing, the only reason which I am avoiding this one is acidified. हमारे पास एयर में ना ही क्रोमियम 2 पॉजिटिव, एक्वस में कहीं पे H पॉजिटिव आइन है. अदरवाइज दिस इज मोर कन्वीनियंट, दिस इज मोर फीजेबल. तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दिस इज बेटर आपके पास. तो ये बेटा हमारे पास रीजन है. ये बेटा आपने बताना है जी कि हमारे पास वाई वी आर यूजिंग. अब यहां पे हम इसे एंड कर लेते हैं. So use inert atmosphere argon. अब है कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को जी? नहीं है. चलें, गुड हो गया जी. अब एग्जामिनर हमें कह रहे हैं कि ग्रीन प्रेसिपिटेट ऑफ क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, बेसिकली 3 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, फॉर्म व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस इज एडेड टू दिस, कंस्ट्रक्ट एन आयनिक इक्वेशन फॉर द ग्रीन प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन. अच्छा, अब मैं 2-3 चीजें आपको बता दूं. याद रखिएगा, एक्वस से मुराद है हमारे पास वाटर एक्ट एज ए लाइगेंड. सो बेस्ट वे, चूंकि कलर्ड सोल्यूशन है, दिस इज क्लियरली इंडिकेटिंग दैट के लाइगेंड आपके पास अटैच्ड है. तो बेस्ट तो आपके पास ये है कि यू कैन राइट क्रोमियम H2O6, ओवरऑल चार्ज इज 3 पॉजिटिव. You are writing aqueous plus you are writing 3OH negative aqueous. It is changing into chromium H2O3 time, OH3 time solid plus 3H2O. लेकिन अगर आप में से कोई भी बच्चा कहता है ये वैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, फिजिकल स्टेट कंपल्सरी होती है बेटा आयनिक इक्वेशन में. आप में से कोई भी बच्चा यूं भी लिख सकता था क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन एक्वस प्लस 3OH नेगेटिव एक्वस. इट इज चेंजिंग इनटू क्रोमियम 3 हाइड्रोक्साइड सॉलिड. फिजिकल स्टेट्स आर कंपल्सरी. मेरी क्या ओपिनियन है? यस, आई विल प्रेफर दिस इक्वेशन. क्यों? क्योंकि आपके पास वाटर एक्ट एज ए लाइगेंड, आप क्लियरली देख सकते हो कलर्ड आपके पास है. इसका मतलब है प्रेजेंस ऑफ लाइगेंड हमारे पास थी, तभी कलर्ड कंपाउंड हमारे पास है. अब बेटा हमारे पास एग्जामिनर क्या कह रहे हैं जी? ग्रीन प्रेसिपिटेट डिसॉल्व इन अल्कलाइन सॉल्यूशन आपके पास टू फॉर्म द येलो सॉल्यूशन कंटेनिंग दिस व्हेन इट इज लेफ्ट इन एयर फॉर सेवरल आवर. अब एग्जामिनर हमें कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट द आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन. अब देखें बेटा, इसमें आयनिक इक्वेशन के लिए यहां पे एग्जामिनर ने कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स हमें बताए हुए हैं, हम वो यहां पे देखते हैं. एग्जामिनर हमें क्या कह रहे हैं जी? क्रोमियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व इन अल्कली टू फॉर्म येलो सॉल्यूशन ऑफ दिस. ठीक है जी, क्रोमेट आयन इफ लेफ्ट फॉर द सेवरल आवर्स बेटा आपके पास. अब बेटा एक चीज याद रखिएगा, अब यहां पे स्पेसिफिकली अल्कलाइन सॉल्यूशन उसने कहा है और आपके पास एयर की बात हो रही है. इसका मतलब है कि हमारे पास अल्कलाइन सॉल्यूशन की बात हो रही है. अब ये वाली इक्वेशन ही कंपलसरी करेंगे. पहले वाले केस में मैंने आपको कहा था आप ये भी यूज कर सकते हो, ये भी, लेकिन यहां पे कंपलसरी है. अब आपके पास ऑक्सीजन जो है बेटा आपके पास वो रिड्यूस हो रही है. ऑक्सीजन क्या हो रही है बेटा आपके पास? रिड्यूस हो रही है. क्रोमियम हाइड्रोक्साइड अगर आप और से देखें, मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर कर लेता हूं. ये इक्वेशन है. हमें कैसे पता चला? हमें एग्जामिनर ने बताया हुआ है ये प्रेसिपिटेट है. हमें एग्जामिनर ने रिएक्टेंट का भी बताया हुआ है.
हमने आयनिक इक्वेशन बनानी है। जो इक्वेशन रिड्यूस हो रही होती है उसे एज इट इज लिख देती है, जो ऑक्सीडाइज होती है उसे हम रिवर्स ऑर्डर में लिख लेते हैं जी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपके सामने इधर कर लेता हूँ जी। आपके पास कौन सा रिड्यूस हो रहा है बेटा? आपके पास ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। ये देखिएगा ऑक्सीजन गैशियस gaining 4 electron in the presence of 2 water molecule, it is changing into 4OH negative aqueous। अब बेटे ये जो इक्वेशन जो एक मिनट जी, ये इक्वेशन जो मैंने यहां पे आपके सामने हाईलाइट किया है इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, यानी क्रोमियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड प्लस 5OH नेगेटिव, ये हम यहां पे लिख देते हैं। क्रोमियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड प्लस 5OH नेगेटिव एक्वस अल्कलाइन सोल्यूशन। अब बेटे ये आपके पास चेंज हो रहा है CrO4-2 एक्वस बाय लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन प्लस आपके पास 4H2O। अच्छा, एक चीज का आपने लाजमी ख्याल करना है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे आपके पास गेन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे आपके पास लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन है। इस इक्वेशन को बेटा हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से, इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 से, ताकि हमारे पास लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाए। अब एक चीज का आपने ख्याल रखना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 ये 12 इलेक्ट्रॉन है, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 ये भी 12 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 ये 6 वाटर मॉलिक्यूल है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 वाटर मॉलिक्यूल। प्रोडक्ट साइड पे वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा हैं, कितने ज्यादा हैं ये बेटा आप देख सकते हो 10 वाटर मॉलिक्यूल, रेस्ट नथिंग इज कैंसल आउट। तो अब बेटा इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके हम लिखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को और वाटर को हम कैंसल आउट। अच्छा, OH भी 4 मल्टीप्लाई बाय 5 ये 20 OH नेगेटिव है, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 OH नेगेटिव, ये आपके पास कैंसिल हो गया, 8 OH नेगेटिव रिएक्टेंट साइड पे आ गया। आप क्लियरली देख सकते हो कि हमारे पास 4 मोल ऑफ क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, 8 OH नेगेटिव और 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन क्रोमेट आयन 4, ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आपके पास वाटर मॉलिक्यूल। तो इस पूरी की पूरी इक्वेशन को हम यहाँ पे बैलेंस करके लिख देते हैं। बैलेंसिंग का हमारे पास स्कोर है, याद रखिएगा प्रॉपर स्पीशीज लिखने का एक स्कोर है, बैलेंस करने का सेकंड स्कोर है, आयनिक इक्वेशन है, फिजिकल स्टेट लास्ट में लिखोगे। 4 मोल ऑफ क्रोमियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड प्लस आपके पास 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैसियस प्लस आपके पास 8 मोल ऑफ OH नेगेटिव एक्वस, दे आर चेंजिंग इनटू 4 मोल ऑफ CrO4 -2 एक्वस प्लस आपके पास आ जाता है 10 मोल ऑफ H2O लिक्विड। ये बेटा आपके पास इक्वेशन आ गई। गुड। चैनल को लाइक नहीं किया तो लाजमी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना है, लाजमी। चलें जी, नेक्स्ट आ जाते हैं। एक्सप्लेन व्हाई द स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज फॉर रिएक्शन नंबर 1 इज पॉजिटिव। गुड। देखिएगा रिएक्टेंट में फिजिकल स्टेट सॉलिड है, यहां पे गैसियस है। यू कैन क्लियरली से दिस थिंग कि हमारे पास सॉलिड प्रोड्यूस गैसियस प्रोडक्ट। बी स्पेसिफिक, solid reactant produce gaseous products। ये बेटा हमारे पास आ गया। अब बेटा यहां पे एग्जामिनर हमें कह रहे थे कि हमारे पास आपने एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, A2 के अंदर स्पेशली फार्मूला राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। बाजू का स्कोर होता है, बाजू का नहीं होता। बफर का कंपलसरी है, गिब्स फ्री एनर्जी का कंपलसरी है। आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि फार्मूला राइटिंग लास्ट में लिखा करें बेटा। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, वी नो दैट कि हमारे पास एंट्रोपी चेंज ऑफ ए रिएक्शन इज इक्वल टू, ये स्मेशन का साइन होता है, स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी प्रोडक्ट की जितनी भी एंट्रोपी है माइनस बेटा आपके पास, एक मिनट इसके ऊपर नहीं साइन बनाना, थैंक यू। ओके,
एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। अब यहां पे देखिएगा एग्जामिनर जो है हमें एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन भी बता रहा है 915, ये आप देखिएगा रिएक्टेंट की एंट्रोपी भी बता रहा है। मोल्स का आपने ख्याल रखना है, वाटर के 4 मोल हैं, बाकी सबका 1 मोल है। बाय द वे वाटर की एंट्रोपी पूछी हुई है, इसे हम वो लिखेंगे 4x। तो आपको पता है हमारे पास डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन इज 915। प्रोडक्ट में आपके पास आ जाता है जी क्रोमेट आयन, इसकी 81 आपके पास Cr2O3, प्लस आपके पास नाइट्रोजन गैस 192 प्लस 4 वाटर मॉलिक्यूल 4x, माइनस आपके पास जाती है रिएक्टेंट की एंट्रोपी 114। अब बेटा आप इसे कैलकुलेट करोगे एंड योर आंसर विल बी 189। ये हमारे पास आंसर आएगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम जी? चले, गुड हो गया, थैंक यू जी। नेक्स्ट चलते हैं जी, स्टे कनेक्टेड। क्वेश्चन हमारे पास यह है कि एग्जामिनर हमें डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन भी दे रहा है, हमारे पास डेल्टा एस भी दे रहा है। गौर से देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। रिएक्शन इज फीजिबल एट ऑल टेम्परेचर। भाई क्यों फीजिबल है? ओके, फीजिबल रिएक्शन के लिए डेल्टा जी मस्ट बी 0। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन नेगेटिव है, टेम्परेचर पॉजिटिव है, डेल्टा एस इज आल्सो पॉजिटिव। योर आंसर इज ऑलवेज नेगेटिव इवन इफ टेम्परेचर इज 0 एज वेल। 0 केल्विन इज अनअचीवेबल, लेकिन स्टिल हम एक थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है रिएक्शन इज फीजिबल। लेकिन आगे देखिएगा, रिएक्शन 1 विल नॉट अकर अनटिल इट इज हीटेड स्ट्रांगली। इट मीन रिएक्शन को स्टार्ट भी तो करना है ना, एक्टिवेशन एनर्जी भी तो चाहिए ना। तो आप यहां पे 2 स्कोर के लिए प्रॉपरली लिखोगे। आप यहां पे लिखोगे कि हमारे पास डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज नेगेटिव, डेल्टा एस इज पॉजिटिव, सो डेल्टा जी is negative at all temperatures. So reaction is feasible at all temperature. लेकिन what we need activation energy. रिएक्शन हैज हाई एक्टिवेशन एनर्जी। इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं काइनेटिकली स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। मैं दोनों लफ्ज लिख देता हूं। रिएक्शन हैज हाई एक्टिवेशन एनर्जी, यू कैन राइट, क्या लिख सकते हो, काइनेटिकली अनस्टेबल आपके पास एट रूम टेम्परेचर प्रेशर। सो हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट रिएक्शन। तो आपने 2 स्कोर के लिए दोनों पॉइंट्स को स्पेसिफाई करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लाजमी ये चीज मेंशन करोगे कि आपके पास क्या सिचुएशन है। ठीक है, आपने डेल्टा जी, एक स्कोर नेगेटिव है, फीजिबल है, और दूसरा स्कोर ये हमारे पास स्टेबल है। बोर्न हाइबर साइकिल, एग्जामिनर ने यहाँ पे ये सारी की सारी हमारे पास डायग्राम बनाई हुई है। ठीक है जी, यहाँ पे एग्जामिनर हमें कह रहा है डिफाइन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब देखिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी। वैसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, लेकिन जब हम लिखते हैं डेफिनेशन तो हम यहां पे ये लिखते हैं चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ gaseous atoms gain 1 mole of electrons. Each atom
गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, आपकी अपनी मर्जी है, आप ये भी लिख सकते हो ईच एटम गेन 1 इलेक्ट्रॉन, और यू कैन राइट टू फॉर्म 1 मोल ऑफ एनाइन, बेशक आप यहां पे और भी स्पेसिफाई कर दो चार्ज -1, तो जो भी बेटा आपका दिल करे यू कैन राइट दिस वन एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनर हमें कह रहे हैं यूज द फिगर इन द टेबल आपके पास, कैलकुलेट द लेटेस्ट एनर्जी इन किलो जॉल पर मोल। ये हमें एग्जामिनर दे रहा है। अच्छा, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इफ यू लुक एट दिस, तो ये बेटा आपके पास लेटेस्ट एनर्जी है। अच्छा, आप सबको आइडिया है कि हमारे पास जो रिएक्शन होता है अकॉर्डिंग टू हेसला, आइदर इट कंप्लीट इन 1 स्टेप और मोर देन 1 स्टेप, टोटल एंथैल्पी चेंज इज ऑलवेज सेम। यानी ये हमारे पास डायरेक्ट वे है, ये हमारे पास इनडायरेक्ट वे है। सो इन अदर वर्ड वी कैन से दैट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल दिस। और अगर बेटा हम लेटेस्ट एनर्जी की बात करें तो वी कैन से फॉर्मेशन माइनस ऑल दिस वैल्यू। तो ये चीज बेटा आपने लाजमी जहन में रखनी है कि ये आपके पास, वैसे हेस साइकिल को इतना मुश्किल नहीं है, सॉरी बोर्न-हाइबर साइकिल, ये आप कर सकते हो जी। इसके लिए मैंने कुछ वीडियोस भी डाली हुई हैं, फिर भी कंफ्यूजन हो यू कैन वॉच दोस वीडियोस, इंशाल्लाह दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल एज वेल। तो हम यहां पे लिख रहे हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ लेटेस्ट एनर्जी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस, अब एटमाइजेशन ऑफ, एग्जामिनर ने क्रोमियम दिया हुआ है लेकिन 2 क्रोमियम है, तो हम यहां पे लिखेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ क्रोमियम मल्टीप्लाई बाय 2। अब क्रोमियम के लिए उसने हमें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी हमें दी हुई है, तो हम यहां पे लिखेंगे, चूंकि 2 क्रोमियम है तो हम लिखेंगे 2 इंटू डेल्टा HI, जो कि उसने यहां पे मेंशन किया हुआ है 1 to 3। आप क्वेश्चन को देखेंगे उसने क्लियरली लिखा हुआ है कि हमारे पास फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है। ये देखें, ये एक मिनट यहां पे इसने स्पेसिफाई किया हुआ है जी, ये चीज, ये बेटा फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, ये तीनों की तीनों आयोनाइजेशन एनर्जीज है। ये चीज यहां पे पीछे क्वेश्चन में उसने स्पेसिफाई भी की हुई है। HI 1 to 3 रिप्रेजेंट दिस आई, और ये HA 1 to 2 रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो आप क्वेश्चन केयरफुली पढ़ोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अब बेटा हम यहां पे आ जाते हैं ऑक्सीजन की तरफ, 2 इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, यहां पे उसने ना एटमाइजेशन दे दिया है, समटाइम वो बॉन्ड एनर्जी देता है डाई एटॉमिक गैसियस मॉलिक्यूल की bond energy divided by 2 is also equal to standard enthalpy of atomization for diatomic only. Standard enthalpy of atomization is equal to bond energy divided by 2 for what? For diatomic gas. आपकी रिवीजन भी हो ना, आप ऐसे तो नहीं है कि सिर्फ वीडियो देख के खुश हो जाएंगे। प्लस आपके पास 2 इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 to 2, जो यहां पे एग्जामिनर ने वैल्यू दी है। अब मेरे चैंपियंस, आप लोगों ने इन वैल्यू को पुट करना है। वैल्यू को पुट करेंगे, सिर्फ एक चीज का ख्याल करना है, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे भी आपके पास 2 से जी आपके पास, और ऑक्सीजन के केस में हमारे पास 2 नहीं, ऑक्सीजन के केस में 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। जिंदाबाद जी, थैंक यू। क्यों? अगर आप देखें तो आपके पास O3 है जी, ये तो ये बेटा 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। वैल्यू आपने पुट करनी है एंड देन यू विल गेट द आंसर। खुद से कैलकुलेशन करनी है, वैल्यू एग्जामिनर ने दी हुई है। मैं आपको फाइनल आंसर बता देता हूं, ये 2 3 वाली चीज की लाजमी केयर करनी है, -15240। ठीक है, एक स्कोर आंसर का है, आंसर यही आएगा, और एक स्कोर बेटा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। डन हो गया चैंपियंस, गुड, शाबाश, थैंक यू जी, यू आर चैंपियन, गुड। अब बेटा यहां पे एग्जामिनर हमें कह रहे हैं कि हमारे पास क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन, ये इसका आयनिक रेडियस है, एल्यूमिनियम का आपके पास ये है। आप बताएं, सुजेस्ट फॉर द लेटेस्ट एनर्जी डिफरेंस। आपको पता है लेटेस्ट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन आयन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन,
यू कैन से इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपके पास चार्ज डेंसिटी। अब चार्ज तो दोनों पे सेम है, साइज कम है। किसका साइज कम है? एल्यूमिनियम का साइज कम है, तो एल्यूमिनियम की लेटेस्ट एनर्जी ग्रेटर होगी। सिर्फ ग्रेटर इज नॉट सफिशिएंट, यू मस्ट राइट मोर एक्सोथर्मिक। तो आप यहां पे लिखोगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ लेटेस्ट एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड सॉलिड इज मोर एक्सो और मोर नेगेटिव। सिर्फ मोर इज नॉट इनफ as compared to standard enthalpy of latest energy of chromium 3 oxide। रीजन बताइएगा। आयनिक radius of Al3 positive is smaller than chromium 3 positive. So Al3 positive has higher charge density, stronger electrostatic force of attraction between Al3 positive and oxide negative। अच्छा, अब मैं आपको ना कुछ चीजें बता रहा हूं। पहले नंबर पे सिर्फ और सिर्फ मोर नहीं लिखना, यू मस्ट राइट मोर एक्सोथर्मिक और मोर एंडोथर्मिक। पहली चीज, पहला पॉइंट। दूसरे नंबर पे आपने लाजमी ये स्पेसिफाई करना है कि आपके पास वन है स्मॉलर साइज। चार्ज डेंसिटी इज नॉट कंपल्सरी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लाजमी स्पेसिफाई करनी है, क्योंकि ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी इट विल बी मोर एक्सोथर्मिक। डन हो गया जी। अच्छा, ऑर्गेनिक की वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा, ये सिर्फ और सिर्फ ये फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेक्शन होगा। ऑर्गेनिक इंशाल्लाह ताला इन ADR2। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास मैग्नेट आयन। इट इज यूज्ड इन केमिस्ट्री ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेसिकली आई रियली वांट टू टीच यू समथिंग इन डिटेल एज वेल। तो ये बेसिकली इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं, समझा रहा हूं। यहां पे एग्जामिनर इक्वेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है। ऑक्सीजन स्लोली ऑक्सीडाइज द आयरन 2 पॉजिटिव रिएक्शन कुड बी यूज्ड टू डिटरमिन, या आपने खुद ही थोड़ा सा पढ़ लेना है, परसेंटेज ऑफ दिस। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अ स्टूडेंट प्रिपेयर 250 cm क्यूब सोल्यूशन बाय डिसॉल्विंग 17.70 ग्राम ऑफ FeSO4। सोल्यूशन का वॉल्यूम ये। आफ्टर 1 वीक 25 cm क्यूब ऑफ दिस सोल्यूशन इज टाइट्रेटेड विद KMnO4। उसकी ये कंसेंट्रेशन है, एवरेज टाइटर वैल्यू। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आयरन 2 आयन इन ओरिजिनल सैंपल, दिस इज द कीवर्ड, that were oxidized over week। करना क्या है? करना यह है कि हम सबसे पहले फाइंड करेंगे कि हमारे पास जो KMnO4 है उसके मोल कितने हैं। KMnO4 के मोल से हम आयरन के मोल फाइंड करेंगे इन 25 cm क्यूब आपके पास, फिर 250 में भी आ जाएंगे हमारे पास, और फिर हम देखेंगे कि हमारे पास इनिशियली हमारे पास कितने थे। When we will come to know that about the initial mole as well, तो फिर हम देखेंगे कि हमारे पास डिफरेंस कितना है। अगर आयरन 2 पॉजिटिव आयन के मोल डिक्रीज हो रहे हैं, जो डिक्रीज हुए, दोज आर द मोल विच आर ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर। तो स्टेप बाय स्टेप हम यहां पे इन चीजों को देखते हैं। स्टेप नंबर 1 हमारे पास आ जाता है, हम फाइंड करते हैं मोल ऑफ KMnO4। मोल के लिए पता है ना, मोल ऑफ MnO4 -1 CV। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, लाजमी प्रैक्टिस करनी है आपने। 0.05 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम एग्जामिनर 23.80 वॉल्यूम CM क्यूब में है, हम 1000 डिवाइड कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएंगे 1.19 इंटू 10 टू रेज पावर -3 मोल। अब अगर आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखें तो मैग्नेट का 1 मोल आयरन के 5 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो आप यहीं पे देख लोगे मोल ऑफ आयरन 2 पॉजिटिव 5, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं चैंपियंस, 1.19 इंटू 10 टू रेज पावर -3
ये आपके पास आ गया 5.95 इंटू 10⁻³ मोल। ये मोल हमारे पास 25 cm³ में आए। आपका एक्चुअल जो सोल्यूशन था जो एग्जामिनर ने बनाया वो 250 है, ये देखिएगा 250। आप यहां पे लिखोगे मोल ऑफ आयरन 2 पॉजिटिव इन 250। तो बहुत आसान सी चीज है, 25 में ये मोल है, 250 में कितने हो गए, 10 टाइम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5.95 इंटू 10⁻²। तो ये आपके पास आ गया 5.95 इंटू 10⁻² -2 मोल आपके पास। ये हमने मोल की कैलकुलेशन की। पता है ओरिजिनल मोल कितने थे, ये आपके पास है, एग्जामिनर ने हमें बताया हुआ है 17.70, ये उसने हमें एमआर बताया। अच्छा आप मैथ्स भी कर सकते हो लेकिन मैं मोल से करूंगा। तो यहां पे आपके पास जितने मोल हाइड्रेटेड आयरन सल्फेट के हैं उतने ही मोल आयरन आयन के होंगे। हम यहां पे लिख लेते हैं इनिशियल मोल ऑफ आयरन 2 पॉजिटिव विच इज इक्वल टू FeSO4 7H2O which is equal to 17.70 divided by its MR 277.9। ये जब आप डिवाइड करते हो तो ये हमारे पास 6.369 इंटू 10⁻⁻² आ जाता है। 6.369 इंटू 10⁻⁻²। अब देखिए ये एक्चुअल मोल थे, आपके पास ये मोल आ गए, मोल डिक्रीज हुए, कहां चले गए, ऑक्सीडाइज हो गए। तो आप यहां पे लिखोगे परसेंटेज ऑफ आयरन 2 पॉजिटिव ऑक्सीडाइज। तो पहले तो हम डिफरेंस देखते हैं कितने ऑक्सीडाइज हुए, 6.39 इंटू 10⁻⁻² माइनस आपके पास 5.95 इंटू 10⁻⁻² डिवाइड बाय एक्चुअल मोल 6.369, ये यहां पे 6 भी आएगा, इंटू 10⁻⁻²। परसेंटेज के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये मैंने यहां पे 100 लिखा है चैंपियन, और से देखिएगा ये आपको नजर भी आ जाएगा। तो ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो दिस विल बी 6.58%। तो ये हमारे पास आ गया। कैलकुलेटर से आपने लाजमी वर्किंग करनी है, ठीक है जी, कोई इंसान है कैलकुलेशन इधर उधर हो सकती है जी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, आप सब ओ लेवल से पढ़ते आ रहे हो, वाई एन इंडिकेटर इज नॉट यूज्ड, क्योंकि पोटाशियम पर मैंगनीज सेल्फ इंडिकेटर है। क्या मतलब बेटा सेल्फ इंडिकेटर, इट गिव्स कलर चेंज ऑन कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। KMnO4 acts as self indicator solution turns colorless to pale pink at end point। वैसे अगर आपने सेल्फ इंडिकेटर लिखा है दैट इज आल्सो इनफ एज वेल। चलें जी, हम जल्दी से जितना टाइम है हम कोशिश करते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकें जी। रिएक्शन 3 आपके पास अल्कलाइन KMnO4 एज ए रीजेंट, आपके पास द मिक्सचर इज एसिडिफाइड, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस। एक मिनट, ये हम ओके, यहां पे एग्जामिनर रिएक्शन नंबर 3 में मिथाइल बेंजीन हमें दे रहा है ऑक्सीजन के साथ, और वो हमें कह रहे हैं बेंजोइक एसिड बन रहा है। ये बहुत ही आसान सा है, वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। चलिए ऑर्गेनिक के जो थोड़े बहुत आ रही हैं वो हम करते जाते हैं। ये बेंजीन रिंग एंड वी आर राइटिंग COOH, ये आपके पास बेंजोइक एसिड आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिएक्शन 4 इज कॉल्ड रिवर्स डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। रिवर्स डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक सब्सटेंस, एक एलिमेंट रिड्यूस एंड ऑक्सीडाइज होता है। अब यहां पे हमने उसका रिवर्स करना है। रिवर्स से क्या मुराद है, अ रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट विद 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट reacts to form a single product with an intermediate oxidation state।
यानी अब रिवर्स कर रहे हैं। पहले ये होता था कि लेट से आपके पास क्लोरीन है, क्लोरीन ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है। यहां पे क्या होगा, क्लोरीन जीरो से, जैसे आपके पास क्लोरेट सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन में वो आपके पास +1 और -1 में भी जाता था, या +5 और -1 में। यहां पे टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज इनटू सिंगल इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट। नोट कीजिएगा, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, अ रिएक्शन in which two different oxidation states of an element, एक ही एलिमेंट की दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए, दैट इज कंपल्सरी आपके पास। रिएक्ट टू फॉर्म an intermediate ऑक्सीडेशन। इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास एक की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई, दूसरे की डिक्रीज हुई। इसका मतलब है कि वन इज ऑक्सीडाइज, अदर इज रिड्यूस, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। वो कह रहे हैं कि आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर से आपने एक्सप्लेन भी करना है रिएक्शन नंबर 4 को। रिएक्शन नंबर 4 को अगर आप गौर से देखें, मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे +7 है, मैंगनीज यहां पे +2 है, और यहां पे मैंगनीज +3 है। तो आप यहां पे इस चीज को मेंशन भी करोगे। मैंगनीज +7, MnO4 -1, ये बेटा आपके पास मैंगनीज +2, वो उसने आपको दिया हुआ भी है, मैंगनीज हाइड्रोक्साइड। ये दोनों की दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास है। चेंज इनटू मैंगनीज +3। अब आप देख सकते हो +7 और +2 जो है इनके दरमियान है, दैट इज एन इंटरमीडिएट, इनके दरमियान आपके पास है जी, दैट इज नोन एज व्हाट बेटा, रिवर्स डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, सारे काम करें फ्री ऑफ कास्ट। The solubility of manganese hydroxide in water is this, ग्राम पर dm क्यूब, ग्राम पर dm क्यूब गिवन हो, इसे हमेशा पहले मोल पर dm क्यूब में कन्वर्ट करते हैं। एग्जामिनर हमें कह रहा है राइट द एक्सप्रेशन फॉर दिस, तो आपको पता है यहां पे KSP होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज 2 प्लस OH नेगेटिव इट्स स्क्वायर। कैलकुलेट द KSP ऑफ दिस एंड स्टेट इट्स यूनिट। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने कंसंट्रेशन को कन्वर्ट करना है ग्राम पर dm क्यूब को इनटू मोल पर dm क्यूब। तो आप यहां पे लिखते हो कि आपके पास ये स्क्वायर ब्रैकेट मीन कंसंट्रेशन इन मोल पर dm क्यूब। मैंगनीज हाइड्रो ऑक्साइड इज इक्वल टू ग्राम पर dm क्यूब, क्वेश्चन में गिवन है 3.2 इंटू 10 टू रेस पावर -3। तो आप यही लिखोगे 3.2 इंटू 10 टू रेस पावर -3, डिवाइड करेंगे इट्स MR विच इज 88.9। ये MR है, पीरियोडिक टेबल से आपने लाजमी कैलकुलेट करना है। आंसर इज 3.6 इंटू 10 टू रेस पावर -5 मोल पर dm क्यूब। अच्छा, अब एक चीज का ख्याल रखना है, जब आपके पास मैंगनीज हाइड्रो ऑक्साइड डिसोसिएट होगा तो सेम कंसंट्रेशन मैंगनीज की बनेगी, लेकिन OH की कंसंट्रेशन ट्वाइस बनेगी, 2OH नेगेटिव है। तो यहां पे आप बेशक लिख सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ मैंगनीज 2 प्लस इज 3.6 इंटू 10 टू रेस पावर -5 मोल पर dm क्यूब। कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इज 2 मल्टीप्लाई बाय 3.6 इंटू 10 टू रेस पावर -5 which is 7.2 into 10 to raise power -5 मोल पर dm क्यूब। अब बेटा आप KSP एक्सप्रेशन आपने ऑलरेडी देखा हुआ है। अच्छा, पता है बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, कुछ बच्चे यहां पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते, कुछ यहां पे स्क्वायर नहीं लेते।
दोनों काम आपने करने हैं। 3.6 इंटू 10 टू रेस पावर -5 मल्टीप्लाई बाय 7.2 इंटू 10 टू रेस पावर -5 इसका स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया 1.87, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक मैं लिख रहा हूं, इंटू 10 टू रेस पावर -30, और यूनिट क्या आएगा, मोल पावर 3 डीएम की पावर -9। जी बेटा, सब कुछ समझ आ रही है? गुड, शाबाश, वेरी गुड जी। अब हम आ जाते हैं, दिस इज वेरी वेरी कॉमन थिंग। अच्छा, एक चीज आपको प्रो टिप दे रहा हूं जी, लाजमी याद रखिएगा। 5 क्वेश्चन हैं, इन्हें रट्टा लगा लें, बल्कि 6 बता रहा हूं, रट्टा लगा लें। नंबर 1, थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 नाइट्रेट, ग्रुप 2 कार्बोनेट, कोई भी आपके पास एग्जामिनर, अक्सर हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, पूछता है। नंबर 2, सॉल्युबिलिटी। नंबर 3, ट्रांजिशन मेटल आर कलर्ड। नंबर 4, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक नेचर। नंबर 5, कंपैरिजन ऑफ बेसिक नेचर। नंबर 6, ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस, जैसे एसाइल क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन। और ये आप पास्ट पेपर देखें अपनी मर्जी का, कोई भी पेपर ओपन करें, ओपन चैलेंज है, 99% चांस उसमें 2 क्वेश्चन होंगे। अगर ना हो तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अब यहां पे आ जाते हैं, इन 6 में से 2। एग्जामिनर हमसे 3 स्कोर का क्वेश्चन पूछ रहा है। पहले नंबर पे सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ लाइगेंड को लाजमी स्पेसिफाई करना है। आप यहां पे स्पेसिफाई करोगे, प्रेजेंस ऑफ लाइगेंड स्प्लिट कास, आपके पास एक में से डी ऑर्बिटल इंटू 2 एनर्जी लेवल। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, जो शुरू वाले होते हैं ना, डी जनरेट, चाहे ऑक्टाहेड्रल हो, चाहे जो मर्जी हो, ये 5 हैं, खुद ही बाद में बनाते जाइएगा। जब आप न्यू बनाओगे, चाहे 2 हो चाहे 3 हो, जो मर्जी, डिपेंडिंग ऑन द शेप, ऑक्टाहेड्रल है, इनका लेवल इससे ऊपर होना चाहिए। ये नए पास पेपर में है, लास्ट में चेक कीजिएगा। अब इधर आ जाते हैं, प्रॉब्लम हो मुझे फिर बताइएगा, आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल एज वेल। प्रेजेंस ऑफ लाइगेंड कॉज द स्प्लिट ऑफ डी ऑर्बिटल into 2 energy level, cause split of। अब दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रॉन, एक से ज्यादा भी वैसे जंप कर सकते हैं। एब्जॉर्ब विजिबल लाइट, लाजमी लिखिएगा विजिबल लाइट, ये कंपल्सरी है। विजिबल लाइट and jump promoted to higher energy level, and jump are promoted to higher energy d orbital। अब दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बच्चे मेजॉरिटी यहां तक छोड़ देते हैं और वो एक स्कोर लेते हैं। पहला स्कोर, लाइगेंड ने स्प्लिट किया एनर्जी लेवल को। दूसरा स्कोर, इलेक्ट्रॉन विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जंप कर रहा है। अब हम कलर की तरफ आ रहे हैं, और ये लाजमी आपने लिखना है, मैं इसलिए डिफरेंट कलर से लिख रहा हूं जी। ये अक्सर बच्चे नहीं लिखते। कलर ऑब्जर्व्ड इज, इसका स्कोर है बेटा, कंप्लीमेंट्री कलर ऑफ विजिबल लाइट एब्जॉर्ब्ड। पहले कभी ऐसा तो नहीं किया कि स्कोर लूज कर दियो, इस तरीके से नहीं किया, गुड शाबाश, हैं आप चैंपियन। नेक्स्ट वो कह रहा है जी कि हमारे पास, एग्जामिनर कह रहा है मैंगनीज 3 पॉजिटिव, इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है, स्टीरियो आइसोमर। ये वो कह रहा है कि आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हो, ये बहुत अच्छा तरीका हो जाता है हमारे पास इथेन डाइयूटाइन को। लाइगेंड इन 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर, स्टीरियो आइसोमर फॉर दिस।
अब यहां पे वो हमें कह रहे हैं जी कि आपके पास पहले नंबर पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, फार्मूला ऑफ लाइगेंट आप क्लियरली देख सकते हो, लाइगेंट हमारे पास है C2O4-2, शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 3 बाइडेंटेट लाइगेंट अटैच्ड है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 आ जाएगा। 6 की जो शेप होती है ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल आप कहते हो, तो हम नॉर्मली जो कॉमनली यूज करते हैं दैट इज ऑक्टाहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर, भाई बाइडेंटेट 2 डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और 3 बाइडेंटेट हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाना है, जब आप ऑप्टिकल आइसोमर बनाएंगे, ये आपके पास डॉटेड, ये आपके पास वेजेस, ये आपके पास डॉटेड, ये आपके पास वेजेस। एक चीज का ख्याल करना है, ये आपने मिरर इमेज का बनाना है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगा ऑप्टिकल आइसोमर का। अच्छा, अब आप ना इसके स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर बेशक चार्ज भी मेंशन कर सकते हो, दैट विल बी बेटर, ना भी करें तो कोई एज सच एग्जामिनर नहीं कहता कुछ। जब हम इसका मिरर इमेज बनाएंगे जो कि नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा, ये ओ, ये आपके पास ओ, अगेन मैं कह रहा हूं स्क्वायर ब्रैकेट इज नॉट कंपल्सरी, कर दें तो अच्छी चीज है, ये हमारे पास आ जाता है। चलें जी, ट्रांजिशन मेटल भी आपने सीख लिया। यार इस तरह करते हैं, 1 घंटे की क्लास हम और लेते हैं, 5 बजे तक हम इसे वो करते हैं। मेरे पास अभी राइट नो 4 o'clock हो गया, जितना हमने पेपर कर लिया, जो बच जाएगा मैं बाद में करवा दूंगा जी, ठीक है। फिर नमाज का टाइम है, मैं भी नमाज पढ़ूंगा, आप भी नमाज पढ़ें, अपने लिए दुआ कीजिएगा और अपने पेरेंट्स के लिए भी। पेरेंट्स के लिए लाजमी मेरे बच्चों दुआ क्या करें। एग्जामिनर हमें कह रहा है जी कि आपके पास फिगर 3.1 शो द आपके पास स्टार्टिंग ऑफ 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड, ये हमारे पास एक कंपाउंड है। अब यहां पे देखिएगा H पॉजिटिव आयन रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये चीज। अच्छा, आपने ना सबसे पहले इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखना है। इस कंपाउंड का अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला देखते हैं तो 1 कार्बन 2 3 4, ये हमारे पास C4, ये 2 हाइड्रोजन 2 2, और ये तो ये आपके पास H8 एंड O3। अगर आप यहां पे देखें, यू कैन क्लियरली से दिस थिंग लॉस ऑफ वाटर हो रहा है, लॉस ऑफ वाटर एसिड की प्रेजेंस में H पॉजिटिव आयन कंडेंसेशन रिएक्शन है। वैसे कंडेंसेशन के लिए टर्म एक और यूज की जाती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, तो यहां पे एस्टर फॉर्मेशन हो रही है। यहां पे देखिएगा पॉलीमर फॉर्मेशन हो रही है। यहां पे PCl5 में आप OH के साथ OH को सब्स्टिट्यूट करेंगे, Cl लगा देंगे, और यहां पे वो कह रहे हैं आपके पास ब्यूटेन डायोइक एसिड ऑक्सीडेशन, स्क्वायर ब्रैकेट भी उसने बनाई है, आपके पास ये सारी चीजें। अब यहां पे हम आगे चलते हैं। अच्छा, एलिमिनेशन में ना 2 चीजें हैं, आप ये भी कह सकते हो कि सर ये हमारे पास अल्कोहल है, हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करें और अल्कीन में कन्वर्ट कर दें, ऑप्शन 1। ऑप्शन 2, ये एसिड है, ये अल्कोहल है, एस्टर फॉर्मेशन। तो क्वेश्चन को और से देखिएगा, एग्जामिनर मस्ट गिव यू द हिंट एज वेल। अंडर एसिडिक कंडीशन 4 हाइड्रोक्सी एग्जिस्ट एज इक्विलिब्रियम विद कंपाउंड G, G डज नॉट रिएक्ट विद द सोडियम। अगर आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से अल्कीन में कन्वर्ट करोगे तो ये जो एसिडिक ग्रुप है ये सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है। जब एग्जामिनर कह रहा है कैन नॉट रिएक्ट विद सोडियम मेटल, इसका मतलब है देयर इज नो OH। तो अब देखिएगा मेरे बच्चों, यहां से हमने OH रिमूव करना है, यहां से हमने H रिमूव करना है, और हमने एस्टर लिंकेज बनाना है। ये आपके पास आ गया, मैं इस तरीके से बना लेता हूं, C डबल बॉन्ड OO। अब आपके पास टोटल 4 कार्बन थे, ये एक CH2, सेकेंड CH2, थर्ड CH2 एंड दिस। बेशक आप इसका स्केलेटन फार्मूला भी बना सकते हो, O ओवर हियर इज O, ये 1 कार्बन, दिस इज सेकेंड कार्बन, दिस इज थर्ड कार्बन एंड दिस। हमें हिंट कहां से मिला कि हमने एस्टर बनाना है? और से सुनिएगा, डज नॉट रिएक्ट विद द सोडियम मेटल, मीन देयर इज नो OH। हमें यह कैसे पता चला ये हो रहा है? हमने वाटर का लॉस देखा। कंपाउंड G आपके पास कंपाउंड H 1 रिपीट यूनिट, 1 रिपीट यूनिट से मुराद है आपके पास पॉलीएस्टर बन रहा है, यही आपके पास ऑक्सीजन, यहां से आपने हाइड्रोजन रिमूव किया, ये आपके पास 1 CH2, सेकेंड CH2, थर्ड CH2,
ये आपके पास C डबल बॉन्ड O और ये डैश। याद रखिएगा हम यहां पे C डबल बॉन्ड O के साथ डैश लगा रहे हैं। वी आर गिविंग द मैसेज एसिड इज लूजिंग OH ग्रुप। यहां से OH से हमने हाइड्रोजन रिमूव किया, ये हमें पता चल रहा है कि हमारे पास क्या है जी, अल्कोहल इज लूजिंग हाइड्रोजन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज वेल। कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन फॉर 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड विद PCl5। अब एक चीज का लाजमी ख्याल रखना है, 1 मोल ऑफ PCl5 1 मोल ऑफ OH के साथ रिएक्ट करता है। इस कंपाउंड में 2 OH ग्रुप हैं जी, एक ये OH ग्रुप, एक ये OH ग्रुप। तो आप इसे प्रॉपरली, बेशक मालिकुलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला जो आपके लिए इजी लगे आप उस तरीके से लिख सकते हो। CH2 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 COOH प्लस 2 मोल ऑफ PCl5। याद रखिएगा 2 इज कंपल्सरी वरना स्कोर नहीं मिलेगा। इट इज चेंजिंग इनटू, ये आपके पास Cl CH2 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 COCl प्लस आपके पास यहां पे 2 मोल ऑफ POCl3 प्लस 2 मोल ऑफ HCl। बाज़ औक़ात बच्चे जो हैं वो इस फैक्ट को इग्नोर कर देते हैं कि हमारे पास PCl5 एक OH के साथ या PCl3 एक OH के साथ या SOCl2 एक OH के साथ रिएक्ट करता है। वो ये समझते हैं शायद ज्यादा क्लोरीन है तो ऑटोमेटिकली 2 क्लोरीन चले जाएंगे और साथ में वो PCl3 लिख देते हैं, विच इज रॉन्ग। इन चीजों का लाजमी आपने ख्याल रखना है जी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम जी क्वेश्चन की तरफ। 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड इज ए वीक एसिड। हमें एग्जामिनर इसकी Ka की वैल्यू बता रहा है। कैलकुलेट द pH वैल्यू। अब आप सबको पता है हम जब कभी भी वीक एसिड की pH कैलकुलेट करते हैं हम सबसे पहले लिखते हैं कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, इट इज इक्वल टू Ka इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड, और इसका हम ले लेते हैं स्क्वायर रूट। अब आपके पास Ka की वैल्यू एग्जामिनर ने दी हुई है 1.91 इंटू 10 टू रेज़ पावर -5। एसिड की कंसेंट्रेशन है 0.15, इसका आपने स्क्वायर रूट ले लिया। इस आंसर को प्रॉपरली आपने दिखाना है। ये हमारे पास आ जाता है 1.69 इंटू 10 टू रेज़ पावर -3 मोल पर dn³। अब प्रो टिप, कंसेप्चुअल टिप, रेडी हैं? यस, गौर से सुनिएगा। अगर किसी बच्चे ने यह वर्किंग नहीं दिखाई और यहां पे कैलकुलेटर पे डायरेक्ट इसका नेगेटिव लॉग ले लिया और फाइनल आंसर लिख लिया 1.69 इंटू 10 टू रेज़ पावर, और खुदा ना खास्ता उसने ये आंसर रॉन्ग कैलकुलेट किया तो उसको स्कोर नहीं मिलेगा। लेट्स से उसने आंसर लिख दिया 1.2, रॉन्ग कैलकुलेशन कर ली, इंसान है, मिस्टेक हो जाती है। लेकिन अगर किसी ने यहां पे वर्किंग किया और यहां पे रॉन्ग आंसर दिखाया और उस रॉन्ग आंसर का नेगेटिव लॉग लिया, फिर ECF होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप वर्किंग दिखाएं, खुदा न खास्ता अगर गलत भी हो जाए तो आपके लिए प्रॉब्लम ना हो, आप ECF का स्कोर तो लाजमी दो ना भैया, क्या ख्याल है? चलें, चैंपियन, शाबाश। मेरी बेटियां भी हैं, मुझे पता है, मैं वैसे भैया जनरली कह रहा हूं, सारे बच्चे आप सब बहुत अच्छे हो। व्हेन दिस आपके पास कंपाउंड विद द कॉन्जुगेट बेस अ बफर सॉल्यूशन, डिफाइन द बफर सॉल्यूशन। 2 स्कोर हैं। पहला स्कोर ये होता है सॉल्यूशन विच रेजिस्ट द चेंज इन pH वैल्यू। सेकंड स्कोर है व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस आर एडेड टू इट। अ सॉल्यूशन which resists the change in pH value when, अच्छा स्मॉल लिखना कंपल्सरी है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस आर एडेड टू। गिव द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ कॉन्जुगेट बेस। आपको पता है एसिड और कॉन्जुगेट बेस में हमारे पास सिर्फ एक हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है। बाज बच्चे क्या करते हैं, अल्कोहल से भी OH हटा लेते हैं। अल्कोहल्स आर न्यूट्रल, AS में आपने पढ़ा होता है। क्यों न्यूट्रल है? हमारे पास अल्काइल ग्रुप का पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड स्ट्रेंथन होता है एंड इट कैन नॉट लूज हाइड्रोजन। तो ये आपके पास OH CH2 3 टाइम COO नेगेटिव, दिस इज द कॉन्जुगेट बेस। अब हम यहां पे आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं, अ स्टूडेंट मेक द बफर सॉल्यूशन बाय रिएक्टिंग 25 cm³ ऑफ दिस
एसिड आपके पास विद 10 आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन इज दिस, और ये बेटा आपके पास है। याद रखिएगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड जो होता है उसका एक मोल के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये हमारे पास मोनोप्रोटिक एसिड है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास इनिशियल मोल ऑफ एसिड क्या है। बेटा मैं सिर्फ एसिड लिखूंगा ताकि आप लोगों के लिए भी टाइम बच जाए, मेरे लिए भी। तो हम लिखते हैं यहां पे इनिशियल मोल ऑफ एसिड, तो कंसेंट्रेशन विच इज 0.15 इंटू वॉल्यूम 25 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये हमारे पास आ जाता है 3.75 इंटू 10 टू रेस पावर -3 मोल। अब हम यहां पे मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एडेड यूज करेंगे, मोल ऑफ NaOH एडेड। अब जब हम मोल ऑफ NaOH की एडेड की बात करेंगे तो हम कंसेंट्रेशन विच इज ओवर हियर इज 0.20, वॉल्यूम इज 10 डिवाइडेड बाय 1000 आप करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 10 टू रेस पावर -3 मोल। आपने नोट किया मैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर फोकस कर रहा हूं, 3 to 4 सिग्निफिकेंट फिगर, जब तक एग्जामिनर मेंशन ना करे किसी को। बाय द वे जितने मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के हैं उतने ही मोल कॉन्जुगेट बेस के होंगे। मोल ऑफ कॉन्जुगेट बेस बेशक आप लिख सकते हो HO CH2 3 टाइम COO नेगेटिव, ये बेटा आपके पास आ गया। क्यों? क्योंकि आपके पास सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब बेटा आपके पास मोल ऑफ एसिड अनरिएक्टेड, आपके पास मोल ऑफ एसिड इन बफर जो अनरिएक्टेड है, या आप लिख सकते हो अनरिएक्टेड, तो ये आपके पास 3.75 इंटू 10 टू रेस पावर -3 -2 इंटू 10 टू रेस पावर -3 1.75 इंटू 10 टू रेस पावर -3। अच्छा बाय द वे आप एग्जैक्टली इन्हीं मोल को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास फार्मूला होता है टेक्निकली, वो फार्मूला हमारे पास ये होता है pH इज इक्वल टू pKa प्लस आपके पास लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस और साल्ट ओवर कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड। अब बेटा चूंकि यहां पे कंसेंट्रेशन है, सो इट इज बेटर, आई एम यूजिंग द टर्म बेटर नॉट कंपल्सरी। 10 ये 25 ये टोटल 35 cm3, 35 cm3 मीन 35 डिवाइडेड बाय 1000.035 dm3, ये वॉल्यूम है। तो आप यहां पे लिख सकते हो pKa विच इज नेगेटिव लॉग ऑफ 1.9 इंटू 10 टू रेस पावर -5 प्लस लॉग। अब मैंने आपको क्या कहा, आप इसके मोल भी डायरेक्ट यूज कर सकते हो, लेकिन इट इज बेटर कि आप यहां पे इसका वॉल्यूम शो करें ताकि हम एग्जामिनर को मैसेज दें कि हमें पता है कि ये कंसेंट्रेशन है। अगर आप ये वॉल्यूम यूज नहीं भी करोगे तो कोई मसला नहीं। क्यों? क्योंकि ये 0.35 ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब बेटा आप इसे जब सॉल्व करते हो तो आपके पास आंसर आ जाता है 4.78, ये हमारे पास इसकी पीएच आ गई 4.78। अच्छा पेपर 5 की वीडियो भी देखिएगा, चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं अक्टूबर नवंबर का पेपर 5 सॉरी इसका फेब मार्च का पेपर 5 भी वेरी सून अपलोड करने जा रहा हूं, आपके पेपर 5 से पहले इंशाल्लाह ताला जी। और पेपर 5 की वीडियो में मैंने बहुत सारे हिंट दिए हुए हैं, उस आप लिस्ट को लाजमी देखिएगा, प्ले लिस्ट को, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। सुटेबल रिएजेंट एंड कंडीशन फॉर दिस रिएक्शन, आपके पास क्या है जी, अल्कोहल है, उसे आप ऑक्सीडाइज कर रहे हो। अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने के लिए हम यूज करते हैं एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट प्लस हीट। बाय द वे हम पोटाशियम पर मैग्नेट भी बेटा आप यूज कर सकते हैं, लेकिन पोटाशियम डाइक्रोमेट जो है दिस इज मोर कॉमन आपके पास। अच्छा पार्टीशन कोफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इनटू इमिसिबल सॉल्वेंट एट इक्विलिब्रियम, ये बहुत मर्तबा आप लोगों ने पढ़ा होगा जी, ठीक है जी।
partition coefficient constant, ratio of concentration of solute into immiscible solvent at equilibrium। याद रखिएगा ये केपीसी, के स्टेबिलिटी, ये सारे के सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसके हमारे पास डिफरेंट वे होते हैं। अब हम यहां पे ना मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इस पर। वैसे तो केपीसी का क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको एक नई चीज सिखाऊंगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो। पुरानी बुक्स में आप देखेंगे वहां पे लिखा हुआ होगा कि केपीसी वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर होनी चाहिए। इट इज नॉट कंपल्सरी। उसकी रीजन ये है जी कि हमारे पास केपीसी रेशियो है। नॉर्मली हम जो सेकंड सॉल्वेंट डालते हैं, इट्स ट्रू कि उसकी कंसेंट्रेशन हायर होती है, लेकिन इसका ट्रिक क्या है वो ट्रिक मैं आपको बताता हूं अभी। स्टूडेंट ऐड ब्यूटेन डायोइक एसिड इन आपके पास फ्लास्क कंटेनिंग 25 cm क्यूब ऑफ इथॉक्सी इथेन एंड 25 cm क्यूब। अब दोनों सॉल्वेंट यहां पे हमारे पास अवेलेबल हैं, दोनों एट ए टाइम अवेलेबल है। द मिक्सचर इज शेकन, और इन दोनों लेयर्स को आपने छोड़ दिया जी। 10 cm क्यूब ऑफ इथॉक्सी इथेन रिक्वायर्ड 7.5 दिस वन सोडियम हाइड्रोक्साइड, और 10 cm क्यूब ऑफ एक्वस लेयर रिक्वायर्ड दिस मच सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर कंप्लीट रिएक्शन। Calculate the concentration of butanoic acid in each solvent and determine the partition coefficient of butanoic acid। अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल। एग्जामिनर कह रहा है बिटवीन इथॉक्सी इथेन एंड वाटर। जो पहले लिखा होता है नॉर्मली हम इसे लेट से कह देते हैं ए सॉल्वेंट, ये आपके पास है बी सॉल्वेंट। केपीसी जो होता है, जो पहले लिखा हुआ उसे ए सॉल्वेंट कह रहे हैं, दूसरे को बी कह रहे हैं। केपीसी इज ऑलवेज इक्वल टू कंसेंट्रेशन इन ए ओवर कंसेंट्रेशन इन बी। ये रूल होता है, ये आपके पास टेक्निकल चीज है, रिमेंबर दिस है। तो अगर इस तरीके से एग्जामिनर आपको बता दे, वैसे कुछ पेपर थे पुराने पेपर, वहां पे एग्जामिनर हमें केपीसी खुद बता भी देता था। पुरानी बुक्स में एग्जामिनर कहता है केपीसी की वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर होनी चाहिए। नो, इट्स नॉट कंपल्सरी। आप इस तरीके से इस पैटर्न पे आप पढ़ोगे। वैसे जो टेक्निकल चीज है, जो एक्चुअल चीज है, वो हमारे पास क्या होता है, ये आपके पास एक सॉल्वेंट है, इसमें आप सेकंड सॉल्वेंट ऐड करते हो। लेट से ये सॉल्वेंट आपके पास है बी, आपने ए ऐड किया, तो आपके पास कंसेंट्रेशन इन बी into concentration in A and automatically आप KPC like KC लिख लेते हो। Anyway, हम यहां पे आ जाते हैं जी। अच्छा, इस केस में सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑर्गेनिक लेयर में हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है जी, तो ऑर्गेनिक लेयर में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे फाइंड करेंगे? एग्जामिनर ने हमें कंसेंट्रेशन दी हुई है 0.10, वॉल्यूम दिया हुआ है हमारे पास 7.5। आप लोग होप सो माइंड नहीं करोगे, सी वी से मैं डायरेक्ट यहां पे नंबर ऑफ मोल फाइंड कर रहा हूं। तो एक मिनट, इसे मैं रब कर देता हूं। मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन ऑर्गेनिक लेयर, कंसेंट्रेशन आपके पास 0.10, वॉल्यूम 7.5 डिवाइडेड बाय हमने 1000 किया, तो हमारे पास आंसर आ गया 7.5 इंटू 10 टू रेस पावर -3। अब बेटे जब ब्यूटेनोइक एसिड के मोल फाइंड करेंगे, लाजमी आपने देखना ब्यूटेन डायोइक एसिड, यहां पे 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड है। बाज़ वक़्त बच्चे उस क्वेश्चन के ट्रैप में होते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन 1:1 की आदत होती है, वो नहीं करना, क्वेश्चन की इक्वेशन को लाजमी देखना है। आप यहां पे लिखते हो मोल ऑफ ब्यूटेन डायोइक एसिड, तो ये 2 पे डिवाइड कर देंगे, 7.5 इंटू 10 टू रेस पावर -3 डिवाइड बाय 2। ये आप जब वो करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3.75 इंटू 10 टू रेस पावर -4। सॉरी, ये आपके पास ये भी मेरे ख्याल है -4 ही है,
ये मैंने गलत कर दिया, ठीक है जी, -4, ये -4 मोल आ गया। अब ये जो सोल्यूशन था ये 10 cm³ था, तो आप इसकी कंसंट्रेशन फाइंड करते हो, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोल ओवर वॉल्यूम 3.75 इंटू 10 टू रेस पावर -4, 10 cm³ है, डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 डिवाइड करेंगे, हमारे पास कंसंट्रेशन आ जाएगी 0.0375 मोल पर dm³। ये हमारे पास ऑर्गेनिक लेयर में कंसंट्रेशन आ गया। बिल्कुल इसी पैटर्न पे आप एक्वस सॉल्यूशन में फाइंड करोगे, मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड in aqueous layer in water, ठीक है जी, ये आप यहां पे लिख सकते हो फॉर एक्वस लेयर। तो ये बेटा आपने उसी तरीके से कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम का फार्मूला यूज किया, वॉल्यूम है 11.10, कंसंट्रेशन हमारे पास आ रही है 0.50, डिवाइडेड बाय हमने 1000 किया, तो ये हमारे पास आ गया 5.55 इंटू 10 टू रेस पावर -3। यहां पे हम लिखते हैं मोल ऑफ एसिड इन एक्वस लेयर, तो 5.55 इंटू 10 टू रेस पावर -3 डिवाइडेड बाय हमने 2 किया, तो ये हमारे पास आ गया 2.775 इंटू 10 टू रेस पावर -3 मोल। इसकी भी बेटा हम कंसंट्रेशन फाइंड कर लेते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इन एक्वस, तो ये 2.775 इंटू 10 टू रेस पावर -3 डिवाइडेड बाय 10/1000, तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.2775 मोल पर dm³। ये दोनों की कंसंट्रेशन, यानी हमारे पास इथॉक्सी इथेन में कंसंट्रेशन मैंने यहां पे आपके सामने कैलकुलेट किया 0.0375 मोल पर dm³ एंड 0.2775 मोल पर, आप इसे ना 0.278 भी राउंड ऑफ करके लिख सकते हो। अब बेटा यहां पे जब हम केपीसी की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो केपीसी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ऑर्गेनिक लेयर जो कि हमारे पास है 0.0375 डिवाइडेड बाय एक्वस लेयर विच इज 0.2775, तो ये बेटा आपके पास केपीसी की वैल्यू 0.135 आ जाएगी। ये बेटा आप कैलकुलेट कर लीजिएगा जी, ये जो मेरा ख्याल है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.135। आपके पास केपीसी का कोई यूनिट नहीं होता। मैंने आपको टिप क्या बताई है, टिप मैंने आपको ये बताई है कि एग्जामिनर जब कभी भी आपसे ये कहे, एग्जामिनर आपसे क्या कहे, एग्जामिनर आपको ये कहे कि हमारे पास वन सॉल्वेंट एंड अनदर सॉल्वेंट, तो याद रखिएगा आपने पहला सॉल्वेंट इसकी कंसंट्रेशन ओवर सेकंड सॉल्वेंट करना होता है। एग्जामिनर दे दे तो अच्छी चीज है, ना दे तो कोई मसला नहीं। अच्छा, ये हमारे पास यूनिट 8 केमिकल काइनेटिक्स का, सॉरी यूनिट 8 कह रहा हूं, हमारे पास ये आ जाता है पहले नंबर पे, यूनिट 8 था, अभी मुझे छोड़ें जी, इसको मैं छोड़ देता हूं जी फिलहाल। यूनिट हमारे पास आ जाता है 26, ये उसका क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड। द स्टूडेंट परफॉर्म द सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। असल में मेरे ज़हन में ना ये चल रहा है कि मैंने 5 बजे तक इस क्लास को खत्म करना है, टेबरी कास्ट जितना हो गया, आई रियली वांट टू फिनिश दिस पेपर एज सून एज पॉसिबल। एग्जामिनर हमें कह रहे हैं कि हमारे पास हाइड्रोलाइज्ड अंडर द एसिडिक कंडीशन, बहुत कॉमन आपके पास एक्सपेरिमेंट है, रेट ऑफ रिएक्शन इन्वेस्टिगेटेड है, a small amount of H positive ion added to dilute solution, the graph is shown over here over the change। ये वैसे मैंने टेंजेंट पहले से ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, जो उसकी रीजन आपको बताता हूं। पहले नंबर पे वो कह रहे हैं कि शो 4.1 आपके पास द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू दिस, शो यूर वर्किंग। अच्छा बेटा आपने ना एक काम करना है, टाइम को हम बचाते हैं, आपके पास ना ये ग्राफ स्टार्ट हो रहा है 0.24 से, आप बिल्कुल इसका हाफ ले लेंगे 0.12 पे, ये टाइम देख लीजिएगा, और फिर इसका फर्दर हाफ ले लेंगे 0.16 के ऊपर, इस पे टाइम देखिएगा। आप जब टाइम देखोगे, हाफ लाइफ कैलकुलेट करोगे, यू विल सी दैट कि हाफ लाइफ, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है, उसको प्रॉपरली कैलकुलेट करना है, तो आप लिखोगे हाफ लाइफ इज दिस सेकेंड एंड इट इज कांस्टेंट।
यानी आपने पहला स्कोर क्या करना है मेरे चैंपियन, फाइंड हाफ लाइफ। दूसरे नंबर पे आपने स्पेसिफाई करना है, वो ग्राफ आपने प्रॉपरली शो करना है। दूसरे नंबर पे आप लिखोगे हाफ लाइफ इज कांस्टेंट, सो रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर। और ये कोई इतना मुश्किल नहीं है हाफ लाइफ को फाइंड करना, यानी ये आपने इस 0.24 का यहां तक आपने देख लिया और फिर उसके बाद यहां तक देख लिया, ये एक रफ टाइम, ये एक रफ टाइम, एंड दैट विल बी द सेम एज वेल। ठीक है, बेशक इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पेपर में अपलोड कर दूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, खुद से कीजिएगा। इनिशियल रेट जो होता है, इसके लिए भी मैं आपको एक चीज बता दूं, इनिशियल रेट हम लोग जब कभी भी डिटरमिन करना चाहते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इसमें कभी भी एग्जैक्ट फिक्स नंबर नहीं होता। टेंजेंट ड्रॉ करती जगह पे आपके पास स्लाइट वेरिएशन आ सकती है। मैंने यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया 0.24 से यहाँ पे हम लेके आए हैं बेटा, इसे कहां तक, तकरीबन 7500 तक, हो सकता है ये आपके पास 7000 तक आ जाए, 72 तक। इसकी एक्चुअल जो वैल्यू होती है वो हमेशा एक रेंज होती है। मैंने यहाँ पे जो किया है, हम अकॉर्डिंग टू दिस ये कर लेते हैं 0.240 माइनस दिस डिवाइड बाय 7500, तो ये आपके पास आंसर आ गया 3.2 इंटू 10 टू रेज़ पावर -5 मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। ये देयर इज नो इशू एट ऑल। एग्जामिनर हम कह रहे हैं रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। आपने इंफॉर्मेशन यूज करनी है, ओवरऑल रेट इक्वेशन आपको ऑलरेडी यहां पे हम डिटरमिन कर चुके हैं कि विद रिस्पेक्ट टू एस्टर भी ये फर्स्ट ऑर्डर है। अब हम कह रहे हैं हाइड्रोजन भी फर्स्ट ऑर्डर है, तो आपके पास रेट इक्वेशन क्या आ जाएगी, रेट इक्वेशन इज इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ एस्टर। अच्छा, आपको पता है रेट का जो यूनिट होता है वो हमारे पास होता है मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड, कंसेंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर डीएम क्यूब, मल्टीप्लाई बाय मोल पर डीएम क्यूब इनटू के। मोल पर डीएम क्यूब से मोल पर डीएम क्यूब कैंसिल हो जाएगा, इसको जब आप चेंज करोगे तो आपके पास यूनिट आ जाएगा मोल इनवर्स डीएम की पावर 3 पर सेकेंड। एक चीज, ये मैंने पेपर 5 जून 2025 का वीडियो देखिएगा, मेंशन किया हुआ है, बकायदा मैंने पेपर दिखाए हुए हैं। अगर आप यूं लिखते हो मोल डैश डीएम क्यूब, एग्जामिनर इसे गलत करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब बेटा हम यहां पे आ जाते हैं, एग्जामिनर हमसे क्या पूछ रहा है, एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है कि हमारे पास ये चीज मिथाइल इथेनोएट इज फॉर्म अल्कोहल आइदर विद इसाइल क्लोराइड और दिस आपके पास सुजेस्ट व्हाई रिएक्शन 6 गिव द हायर यील्ड। भाई मेरे रिएक्शन 6 जो है ये इरिवर्सिबल है। पता है क्यों इरिवर्सिबल है? ये देखिएगा HCl गैसियस है, इट इज गिवन ऑफ। जब HCl गिवन ऑफ होगा आपके पास इक्विलिब्रियम ही एस्टेब्लिश नहीं होता। तो आप यहां पे लिखोगे रिएक्शन 6 इज, ये हम क्लास में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, इरिवर्सिबल। HCl इज गिवन ऑफ, सो परसेंटेज यील्ड ऑफ आपके पास जो प्रोडक्ट है CH3COO CH3 is high. Due to reversible reaction, equilibrium established, so percentage yield of product in reaction 7 is low। चलें जी, ये भी अच्छा हो गया जी, अच्छी चीज है ये हमारे पास।
अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, बाजू का स्टूडेंट मुझे मैसेज करके पूछ रहे होते हैं जी कि सर एग्जामिनर ने बाज जगहों पे ये वाला कर लिया एलो नहीं दिया। भाई मेरे हो सकता है मार्किंग स्कीम में कभी एक आध मिस कर जाए। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, इसमें हमेशा एक स्पेसिफिक पैटर्न है एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैकेनिज्म, एक ये और एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किस किस चीज का ख्याल रखना है? सबसे पहले आपने डाइपोल बनाना है, पार्शियल नेगेटिव, हम डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं। ये आपके पास पार्शियल पॉजिटिव, ये आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड दिस, सॉरी करली, लोन पेयर मस्ट बी स्टार्ट आइदर फ्रॉम करली एरो और फ्रॉम सेंटर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो लोन पेयर से इस कार्बन की तरफ, ये सेंटर से हमने यहां पे बनाया दो करली एरो, डाइपोल आपने दिखाया। अब बेटा हम यहां पे आ जाते हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में इसी चीज को आपने बनाना है, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन नेगेटिव लोन पेयर लाजमी दिखाना है। ओवर हियर वी आर हैविंग CH3, ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज। अच्छा आपको पता है ना बेटा, ये यहां पे अब हम पार्शियल नेगेटिव चार्ज दिखाएंगे। ऑक्सीजन के ऊपर पता है पॉजिटिव चार्ज क्यों है जी? रीजन ये है कि ऑक्सीजन राइट नो 3 बॉन्ड बना रहा है, इसके वैलेंस शेल में थे 6 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड के लिए यूज हुए, 6 में चेंज हो गए, 3 नॉन बॉन्डिंग बचे, तो 6 + 3 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। Period 2 element can never expand their octet, it has to lose the 9th electron। फिर भी कंफ्यूजन हो मुझे बताइएगा, बास मार्किंग स्कीम में ये एरो नहीं दिखाता, आपने लाजमी दिखाना है। ये करली एरो लोन पेयर से टूवर्ड दिस, ये आपने यहां पे करली एरो दिखाना है। बेशक इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव भी चार्ज कर सकते हो, नो इशू, ना भी करें तब भी ठीक है। ये आपने करली एरोज ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली दिखानी है। प्लस अब यहां पे ना आपके पास इसने लॉस ऑफ HCl लिखा हुआ है, बास केसेस में लॉस ऑफ HCl के बजाय वो डैश बना देता है, तो वो आपको आइडिया होना चाहिए कि उसका क्या मतलब है, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। बहुत आसान सा रिएक्शन, ये मैं आपको कह रहा था जी कि लाजमी ये ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस है, ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस, एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाजमी आपने देखना है। The relative rate of hydrolysis of 3 compound, explain your answer। The slowest क्लोरोबेंजीन होगा। भाई पता है ना क्लोरोबेंजीन क्यों होता है आपके पास स्लोएस्ट? क्लोरीन का लोन पेयर ओवरलैप कर जाता है बेंजीन रिंग के साथ, और ये बेटा हमारे पास डबल बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। और ये सबसे ज्यादा क्यों होता है फास्ट? दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये भी, ये देखें, ये पार्शियल नेगेटिव, ये भी, इसके ऊपर हाईली पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। जब हाईली पार्शियल पॉजिटिव होगा, ये देखेगा न्यूक्लियोफाइल, व्हाट इज दिस? दिस इज न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस की तरफ इजीली अट्रैक्ट होगा। जितना ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा उतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा, और जब स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा तो हमारे पास ज्यादा इजीली रिएक्शन होगा। इन्हीं बातों को आपने यहां पे लिखना है। क्या लिखना है आपने यहां पे लिखना है, in chlorobenzene lone pair of electron of Cl overlap with pi electrons of ring, बेशक आप बेंजीन रिंग भी कह सकते हो। सो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ डिक्रीज, कार्बन क्लोरीन bond energy increased, and it is very difficult to hydrolyzed। दूसरे नंबर पे बेटा आपके पास ड्यू टू highly electronegative oxygen and chlorine,
in CH3 C double bond O Cl, carbon become highly partially positive charge electrophile, easily attack and hydrolysis occur easily। ठीक हो गया चैंपियन, ये पेज ब्लैंक है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है जी, इसके बाद 6 है जी, एंड चले कोशिश करते हैं एज मच एज वी कैन। ये देख क्वेश्चन नंबर 5 में मिथाइल बेंजीन है, नाइट्रो बेंजीन में कन्वर्ट किया है जी 10 प्लस HCl के साथ। आपको पता है नाइट्रो को आप रिड्यूस कर रही हैं। स्टेप 3 में NH2 को आपने OH फिनोल में कन्वर्ट किया। पता है पहले आप डाइअजोनियम साल्ट में कन्वर्ट करोगे, डाइअजोनियम साल्ट विल चेंज इनटू फिनोल, डायरेक्ट ये उसमें चेंज नहीं होगा। अच्छा यहां पे ना बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहां पे ना सिर्फ एक H2SO4 लिखते हैं, मुझे समझ नहीं आती, मैं काफी मरतबा बता भी चुका हूं। देखो बेटा आपके पास ये है नाइट्रिक एसिड, ये आपके पास है H2SO4, ये दोनों एसिड है। दो एसिड की मौजूदगी में क्या वाटर न्यूट्रल हो सकता है? आंसर इज नो। जब वाटर न्यूट्रल नहीं होगा तो इसे 2 लिखें, ये आपके पास आ जाता है NO2 पॉजिटिव प्लस 2 मोल ऑफ HSO4 -1 प्लस आप यहां पे लिखते हो H3O पॉजिटिव। ये देखिएगा चैंपियन, ये आपके पास नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है, ये डेटिव कोवलेंट बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये एसिड का H पॉजिटिव जब आता है तो ये यहां पे बॉन्ड बनता है, ये आपके पास NO2 पॉजिटिव बन जाता है, प्लस आपके पास आ जाता है H2O। ये अब H2O कभी न्यूट्रल नहीं होता जब दो एसिड और वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए इसके ऊपर एक और पॉजिटिव चार्ज के लिए एक और सल्फ्यूरिक एसिड लिखें तो 2 सल्फ्यूरिक एसिड हमेशा लिखा करेंगे। नेक्स्ट, ये दोनों ही रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर ने यहाँ पे दूसरा भी पूछ लिया जी। आपके पास जी नाइट्रो ग्रुप आपने अटैच करना है, ये आपके पास आ गया NO2, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, रिंग से एरो स्टार्ट करना है, यहाँ पे आ गया 4th पोजीशन पे हम इसे लेके जा रहे हैं जी। ये देखिएगा चैंपियन, ये आपके पास आ गया CH3। अब ये वाला जो कार्बन है ये 4 बॉन्ड बना रहा है। अब जब ये 4 बॉन्ड बना रहा है, sp3 हाइब्रिड है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं हो सकता। बाज मार्किंग स्कीम में बना भी देती हैं लेकिन आपने नहीं बनाना। इस सेमी सर्कल के अंदर आपने पॉजिटिव चार्ज लिखना है। इस सेमी सर्कल मीन पता इससे क्या मुराद है? पॉजिटिव चार्ज कैन बी ऑन एनी ऑफ दिस 5 कार्बन आइटम। अब आप यहां से दोबारा इस सेंटर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड से पॉजिटिव चार्ज की तरफ हाइड्रोजन आयन लेके आओगे एंड यू आर राइटिंग H पॉजिटिव आयन ओवर हियर। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 1 मिथाइल 4 नाइट्रोबेंजीन इन स्टेप 2 यूज द इक्वेशन। अब आपसे एग्जामिनर रिडक्शन की इक्वेशन मांग रहा है। रिडक्शन की इक्वेशन बहुत आसान है, आपके पास CH3 C6H4NO2। अब आपको 6 हाइड्रोजन चाहिए। भाई क्यों 6 हाइड्रोजन चाहिए? 2 ऑक्सीजन रिमूव कर रही हो, 2 वाटर मॉलिक्यूल बनानी है, तो 4 हाइड्रोजन यहां पे नाइट्रोजन को NH2 में कन्वर्ट करना है। तो यू आर राइटिंग ओवर हियर CH3 C6H4 NH2, ये देखें 2 हाइड्रोजन यहां पे आ गया, प्लस आपके पास यहां पे आ गया 2 मोल ऑफ H2O, ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट, एग्जामिनर आपको कह रहे हैं जी कि स्टेप 3 अकर इन 2 स्टेप्स। मैंने आपको क्या कहा था? डाइअजोनियम साल्ट बनता है। डाइअजोनियम साल्ट में ये देखिएगा स्टेप 3, पहले डाइअजोनियम साल्ट होगा, फिर उसे वार्म करेंगे, हीट करेंगे। डाइअजोनियम साल्ट के लिए HNO2 मत लिखिएगा, लिखिएगा NaNO2 एक्वस प्लस HCl एक्वस, टेम्परेचर लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस। कंडीशन नंबर 2 में बेटा आप यहां पे लिख रहे हो H2O लिक्विड, वार्म और हीट आपके पास जी। डन हो गया चैंपियन, गुड, शाबाश। अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया आप लोगों ने, वेरी गुड, बहुत अच्छा जी।
एग्जामिनर हमसे पूछ रहे जी कि आपके पास फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हमारे पास हो रही है, एक्सप्लेन व्हाई दिस रिएक्शन विल प्रोड्यूस द लो यील्ड आपके पास ऑफ नाइट्रो। पहले नंबर पे रिएजेंट आपने बताना है, दूसरे नंबर पे आपने एक्सप्लेनेशन बताना है। अच्छा, इस रिएक्शन में चूंकि अल्काइलेशन हो रही है तो यहां पे आप CH3 ClBr कोई भी चीज यूज कर सकते हो। हम यहां पे लेट से CH3Cl यूज कर लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। लो यील्ड क्यों है? हमारे पास जो NO2 है ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। हिंट दूं आप लोगों को, जो एटम डायरेक्टली बेंजीन के साथ अटैच्ड हो, if it is making pi bond, it is always 3,5 directing group or electron withdrawing group। अगर यही नाइट्रोजन सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना रहा होता, ये आपके पास 2,4,6 और आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता। तो हम यहां पे कहते हैं जी कि हमारे पास NO2 इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है आपके पास? वैसे आप यहां पे ये लिख सकते हो 3,5 डायरेक्टिंग ग्रुप प्रिवेंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। कोशिश करते हैं जी हम इस पेपर को खत्म ही कर देते हैं। एग्जामिनर हमें कह रहे हैं जी कि ये हमारे पास फिनोल है, हमारे पास ये एक और कंपाउंड है 4-मिथाइल 2-इथाइल। ये एग्जामिनर हमें 3 फिनोल कंपाउंड क्रोमेटोग्राफी में हमें वो दे रहा है जी। एक्सप्लेन व्हाई हीलियम इज यूज्ड एज। अच्छा, ये लाजमी देखिएगा, हीलियम क्या होता है हमारे पास? हीलियम इनर्ट है, नॉन रिएक्टिव है, इनर्ट नॉन रिएक्टिव। सुजेस्ट द स्टेशनरी फेस। अच्छा, वैसे स्टेशनरी फेस में ना मिथाइल सिलिकॉन यूज करते हैं, लेकिन क्योंकि एज सच आपके सिलेबस में नेम की जरूरत नहीं है तो आप यहां पे लिखोगे इनर्ट लिक्विड विद द हाई बॉइलिंग पॉइंट। इनर्ट लिक्विड, इनर्ट इसलिए कि ये रिएक्ट ना करे, हाई बॉइलिंग पॉइंट इसलिए कि ये साथ में एवेपोरेट ना हो जाए। हाई बॉइलिंग असल में होता है मिथाइल सिलिकॉन के साथ अटैच्ड होती है, उन्हें हम कहते हैं मिथाइल सिलिकॉन आपके पास। नेक्स्ट वो कह रहा है सुजेस्ट व्हाई 2-इथाइल फिनोल इज द लॉन्गेस्ट टाइम। अब बेटा अगर आप गौर से देखें इन सब में ना OH कॉमन है, पोलर नेचर कॉमन है, लेकिन यहां पे आप देख सकते हो मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, बेंजीन भी सब में सेम है। इथाइल ग्रुप नॉन पोलर है, सॉल्वेंट भी नॉन पोलर होता है, ऑब्वियसली ये उसमें ज्यादा डिजॉल्व होगा, इट विल टेक मोर टाइम। तो आपने इन चीजों को सीखना है जी। लार्जर नॉन पोलर साइड चेन, सो स्ट्रॉन्गर वंडर वाल फोर्सेस विद द स्टेशनरी फेस। लार्जर non-polar side chain, so stronger van der Waal forces with stationary phase। अब जितनी ज्यादा उसकी स्ट्रॉन्गर वंडरवाल फोर्सेस होंगी, ऑब्वियसली हम कहेंगे कि हमारे पास जो है स्टेशनरी फेस के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड इट विल टेक मोर टाइम। परसेंटेज ऑफ, अब यहां पे एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है किसकी जी? 2-इथाइल। 2-इथाइल बेटा आप क्लियरली देख सकते हो 22 है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, मैं स्पीड में इसलिए करा रहा हूं, मैंने 5:15 बजे कहीं जाना है। आई रियली वांट टू फिनिश दिस थिंग बाय 4 एज वेल। तो ये आपने अक्सर देखा होगा, एरिया अंडर द कर्व ऑफ ईच पीक बेसिकली उसकी अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, डिवाइडेड बाय 29 + 34 + 22 मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपके पास आ गया 25.88। यू कैन राइट 25.9%, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। रिलेटिव एसिडिटीज, ये मैं आपको अभी बताया 6 क्वेश्चन है, दिस इज वन ऑफ देम एज वेल।
सबसे पहले हम आ जाते हैं जी कि हमारे पास वीकेस्ट इसमें कौन सा होगा और स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है। वीकेस्ट हमारे पास आ जाता है अल्कोहल, यू कैन राइट ओवर हियर इथेनॉल, वाटर, और स्ट्रॉन्गर इन तीनों में फिनोल। सबसे पहले हम फिनोल की बात करते हैं। इन फिनोल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ, बल्कि इसको ना मैं और थोड़ा सा आसान कर देता हूं, इन फिन ऑक्साइड लिख लेते हैं। दोनों तरीकों से लिख सकते हैं, फिनोल भी आप लिख सकते हो, उसमें बॉन्ड पोलैरिटी बॉन्ड एनर्जी की बात करेंगे, फिन ऑक्साइड वाला कंपैरेटिवली इजियर है। मैं फिन ऑक्साइड, इन फिन ऑक्साइड, फिन ऑक्साइड से मुराद ये बेटा आपके पास है ये, इन फिन ऑक्साइड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ओ नेगेटिव delocalized onto ring. So fin oxide is a stable anion and phenol easily donate H positive ion to form फिन ऑक्साइड। अब बेटा दूसरी बात भी सुन लें, आपके पास ना ये फिनोल है, ये आपके पास है, ये जो बेंजीन रिंग है ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। ये जब ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, यहां पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अट्रैक्ट करेगा, बॉन्ड पोलैरिटी इंक्रीज होगी, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी एंड इट कैन इजीली गिव हाइड्रोजन आयन। वीडियो दोबारा से रिवाइंड करके सुन लीजिएगा व्हाट आई सेड। हमेशा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप बॉन्ड पोलैरिटी इंक्रीज करते हैं, एसिडिक नेचर को इंक्रीज करते हैं, डोनेटिंग ग्रुप बेसिक नेचर को इंक्रीज करते हैं। अब हम यहां पे आ जाते हैं, यहां पे हम कहते हैं जी कि हमारे पास ड्यू टू पॉजिटिव inductive effect of alkyl group, आपके पास bond polarity between OH डिक्रीज, लाजमी स्पेसिफाई करना है बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ। सो इथेनॉल कैन नॉट डोनेट H पॉजिटिव। तो देखिए आपने लाजमी यहां पे स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन की बात की, डोनेशन ऑफ H पॉजिटिव आइन, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की बात की, और बॉन्ड उसकी पोलैरिटी की बात की कि डिक्रीज हुई एंड ऑल अदर थिंग्स। तो ये हमारे पास आ गया। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, जल्दी से हम इसे भी कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है जी, आपके पास ये हमारे पास एग्जामिनर ने अमाइनो एसिड एक दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है जी, आपके पास ग्लूटाथायोन इज ए नेचुरली अकरिंग कंपाउंड, ये इसने हमारे पास स्ट्रक्चर दिया हुआ है जी। वन ऑफ द अमाइनो एसिड इज सिस्टीन, ये हमें दिया हुआ है। स्टेट द टू अदर अमाइनो एसिड। अब बेटे हमने यहां पे इसकी हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं। हाइड्रोलिसिस कैसे करेंगे, हम अमाइड लिंकेज को ब्रेक करेंगे। ये अमाइड लिंकेज, ये आपके पास अमाइड लिंकेज। याद रखिएगा हाइड्रोलिसिस का रूल ये होता है, हाइड्रा कहते हैं वाटर को, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे, हाइड्रोजन इधर जाएगा। सेम इज द केस ओवर हियर, यहां पे OH और यहां पे H। तो आपके पास ये वाला जो अमाइनो एसिड आ गया, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ टू अदर, ये COOH है, ये CnH2 है आपके पास, एक मिनट, OH, ये आपके पास NH2, और ये देखिएगा एक CH2, सेकंड CH2 एंड देन C डबल बॉन्ड OH, एक CH2, सेकंड CH2 एंड C डबल बॉन्ड OH। वैसे ये ग्लूटामिक एसिड बन गया। ये दरमियान वाला उसने हमें दिया हुआ है। एंड द नेक्स्ट वन इज
ये बेटा आपके पास NH2, दिस इज CH2, थैंक यू फॉर द पेशेंस, CH2COOH, दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड ग्लाइसिन जो ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं कर सकता क्योंकि इसमें कोई कायरल नहीं है। बाकी जितने भी आपके पास हैं दे शो द ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स को इनेंटियोमर्स भी कहते हैं, लाजमी याद रखिएगा। एग्जामिनर कह रहे हैं सिस्टीन हैज आइसोइलेक्ट्रिक पीएच वैल्यू 5। आपके पास क्या होती है आइसोइलेक्ट्रिक पीएच वैल्यू? द पीएच वैल्यू एट विच ओवरऑल चार्ज ऑन अमाइनो एसिड इज 0। ट्रू Zwitter ion, the pH value at which overall charge on amino acid is 0। ये नहीं लिखना कि the pH value at which overall amino acid is neutral, no, not at all। ओवरऑल अमाइनो एसिड के ऊपर 0 हो सकता है लेकिन इट कैन बी एसिडिक, इट कैन बी बेसिक एज वेल। ड्रॉ द स्ट्रक्चर आपके पास एग्जामिनर कह रहा है सिस्टीन एट आइसोइलेक्ट्रिक पीएच वैल्यू। याद रखिएगा आइसोइलेक्ट्रिक पीएच वैल्यू के ऊपर ये जो एसिड है इसे आपने हाइड्रोजन रिमूव करना है, बेस में हाइड्रोजन एक्सेप्ट करना है और आपके पास रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर विल रिमेन अनचेंज। यानी आपके पास ये NH2 NH3 पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। CH ब्रैकेट में बेटा हमारे पास था CH2SH एंड इट इज चेंजिंग इनटू COO। बाज बच्चे कहते हैं सर अगर हम चार्जेस ना दिखाएं तो बेटा वो फिर Zwitter आयन ही नहीं होगा। Zwitter आयन के लिए कंपलसरी है आपके पास, दिस इज कंपलसरी Zwitter आयन के लिए कि हमारे पास जो है चार्जेस होंगे लेकिन फिर आइसोइलेक्ट्रिक पे ओवरऑल चार्ज 0 हो जाएगा। अब बेटा एग्जामिनर हमें बता रहा है MR एंड आइसोइलेक्ट्रिक पीएच वैल्यू। अब आइसोइलेक्ट्रिक पीएच वैल्यू से अगर पीएच वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो चार्ज विल बी नेगेटिव, पीएच वैल्यू डिक्रीज करेंगे द चार्ज विल बी पॉजिटिव। ये आपने लाजमी याद रखना है। एग्जामिनर हमें पीएच 5.5 कह रहा है, 5 इसकी आइसोइलेक्ट्रिक पीएच वैल्यू क्या है बेटा? 6 है। अब 5.5 से क्या मुराद है? दिस इज लेसर देन दैट, तो ये बेटा आपके पास NH3 पॉजिटिव हो जाएगा। इसकी आइसोइलेक्ट्रिक पीएच वैल्यू 5.7 है, 5.5 उससे कम है, इट मीन अगेन दिस वन विल बी द पॉजिटिव चार्ज। इसकी आपके पास आइसोइलेक्ट्रिक पीएच वैल्यू 4.9 है, अब पीएच वैल्यू ये 5.5 है, इसका मतलब है ये इससे ज्यादा है, तो ये बेटा हमारे पास नेगेटिव चार्ज। याद रखिएगा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल कि हमारे पास आइसोइलेक्ट्रिक पीएच वैल्यू से जब आप हायर जाते हो, अल्कली की तरफ जाते हो, हाइड्रोजन आयन रिमूव होते हैं, ओवरऑल चार्ज इज नेगेटिव। आइसोइलेक्ट्रिक पीएच वैल्यू से जब आप नीचे आते हो तो आपके पास जो है सोल्यूशन एसिडिक है, H पॉजिटिव आयन है, बेस आपके पास NH2 H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करता है, ओवरऑल इट बिकम द पॉजिटिव चार्ज। अब बेटा नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ पॉजिटिव नहीं जाना है, दो आपके पास पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, X भी Y भी पॉजिटिव है, लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है, इसका MR जो है आपके पास ग्रेटर है तो इट विल ट्रेवल लेस डिस्टेंस। ये लेट से आप कह देते हो X, ये लेट से आप कह देते हो जी आपके पास नहीं, आपके पास MR इसका किसका ग्रेटर है? एक मिनट जी, आई एम सॉरी फॉर दैट, आपके पास MR Y का ग्रेटर है 149। इस डॉट को आप कह देते हो Y, इसको आप कह देते हो X। देखो ना, जिसका दोनों के ऊपर चार्ज सेम है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, बट यू कैन क्लियरली से दिस थिंग लाइटर विल ट्रैवल मोर। अच्छा, जब हम इसकी बात करते हैं, ये भी 149 है, ये भी 149 है, द ओनली डिफरेंस इज चार्ज, वन इज नेगेटिव अदर इज पॉजिटिव, तो जितना Y ट्रैवल कर रहा है उतना ही Z को ट्रैवल करना चाहिए, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप एक्यूरेटली रिकॉर्ड करके रखें, लेकिन ये आपके पास है जी। ये मैंने सारा का सारा एक्सप्लेन कर दिया, इसी चीज को आपने लिख देना है क्योंकि 5 o'clock तक मैंने क्लास को एंड करना है। आप सिर्फ और सिर्फ ये लिखेंगे कि हमारे पास इसकी आइसोइलेक्ट्रिक पीएच वैल्यू जो है, इन दोनों की पीएच वैल्यू लेस है, ओवरऑल नेगेटिव चार्ज, दे आर मूविंग टुवर्ड द कैथोड।
लेकिन वन इज ट्रेवलिंग मोर बिकॉज इट इज लाइटर एज कंपेयर टू अदर। और जी जो है बेटा इसकी आइसो इलेक्ट्रिक पीएच वैल्यू से ये पीएच वैल्यू ग्रेटर है, ओवरऑल इट इज नेगेटिव चार्ज, सो दैट्स व्हाई इट इज ट्रेवलिंग आपके पास इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। ये लिख लीजिएगा जी, जल्दी से हम आ जाते हैं इधर। बाइडेंटेट आप सबको पता है, अ सब्सटेंस हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन फॉर्म टू डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड विद द मेटल आयन, विद अ मेटल आयन इज कंपल्सरी, दैट इज नोन एज बाइडेंटेट। थ्री डायमेंशन स्ट्रक्चर ऑफ ये जी आपके पास, इसमें इनेंटियो, ये देखो ना इनेंटियोमर ऑप्टिकल आइसोमर का कंसेप्ट होता है। आपने इसकी 3D डायग्राम ये मैं आपको दिखा देता हूं। ये कायरल कार्बन है, हमने ये कायरल कार्बन, यहां पे हाइड्रोजन एक अटैच्ड है, ये आपने एक साइड पे लिख दिया NH2। एक चीज का ख्याल करना है, कोई भी एंगल 90 या 180 पे आपने नहीं बनाना। ये लेट से आप यहां पे लिख देते हो COO नेगेटिव, यहां पे आप लिख देते हो कार्बन CH2 ट्वाइस एंड SH। इसी का बेटा आप मिरर इमेज बना लो। ये हाइड्रोजन आपके पास आ गया जी, ये आपके पास NH2, ये आपके पास COO नेगेटिव, और ये C, ये आपके पास CH3 ट्वाइस और ये SH। वन रीजन वाई डिजायरेबल सिंगल प्रोडक्ट आपके पास इनेंटियोमर। अब बेटा एक चीज याद रखिएगा, ठीक है जी, सुजेस्ट वन रीजन वाई इट इज डिजायरेबल टू यूज। अगर आप सिंगल प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, ये आप सबको पता होगा कि हमारे पास जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होती हैं दे हैव द सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज बट टू प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, वन इज बायोलॉजिकल एक्टिविटी, अदर इज ऑप्टिकल एक्टिविटी। और बायोलॉजिकल एक्टिविटी से मुराद होता है दे कैन यूज्ड एज ए ड्रग एज वेल। अगर आप दोनों यूज करोगे, मे बी वन ऑफ देम हैव पोटेंशियल साइड इफेक्ट, वन ऑफ देम मे हैव व्हाट पोटेंशियल साइड इफेक्ट, मे बी वन ऑफ देम हमारे पास डोज ज्यादा रिक्वायर्ड हो, कोई भी चीज हमारे पास है आप लिख सकते हो अदर। ये चूंकि लेस कॉमन क्वेश्चन है इसलिए मैं लिख रहा हूं, अदर इनेंटियोमर्स may have side effect or may be inactive, मैं दोनों लिख देता हूं। So large amount of medicine or drug, आपके पास ड्रग से मुराद वो दूसरी ड्रग नहीं है, ये हमारे पास ड्रग डिलीवरी एक टॉपिक होता था A2 के अंदर, ये हमारे पास उससे रिलेटेड आ गया। अब एग्जामिनर हमें कह रहे हैं CU, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स है। एक चीज का ख्याल रखना है, एग्जामिनर ने क्वेश्चन में बताया हुआ है कि ये 3 डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, कि 2 बाइडेंटेट है, सॉरी 2 ही बना सकते हैं, 3 वाला और है। ये बेटा हमारे पास आखिरी इक्वेशन आ जाती है, आपके पास CuH2 6 टाइम 2Z आपके पास दिया हुआ है, ये बाइडेंटेट है। आप यहां पे लिखोगे CuH2O2 टाइम Z2 -2 + 2 कैंसिल हो गया, प्लस आपके पास आ गया 2H2O, ये आपके पास आ गया। डन हो गया जी। चलें 5 बजने वाले हैं, 1 मिनट।